हजारों लाखों में कोई एक घर ऐसा होता है जो अपने आप में पूरा पता होता है। जिस शहर में वो घर हो वहां के लोगों को सिर्फ घर का नाम बता दीजिए, बाकी कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा ही एक घर मुंबई के बांद्रा में बैंड स्टैंड पर है, समंदर के किनारे शान से खड़ा हुआ। नाम है मन्नत। कहते हैं आप लिफाफे पर सिर्फ मन्नत मुंबई लिखकर लेटर पोस्ट कर दे तब भी ये सही जगह पहुंच जाएगा। इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान का ये घर शहर की मेजर साइट सीइंग जगहों में से एक है। आज हम अचानक मन्नत की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मन्नत में 2 फ्लोर बढ़ाने का प्लान बन रहा है। इस सिलसिले में गौरी खान ने महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी MCZMA से परमिशन मांगी है। इस एक्सपेंशन की कॉस्ट लगभग 25 करोड़ रुपए होगी। शाहरुख के इस लैंडमार्क घर में इस वक्त यानी कि 2024 के दिसंबर में 2 बेसमेंट्स, एक ग्राउंड फ्लोर और 6 एक्स्ट्रा फ्लोर है। ये इतना फेमस मकान है कि इसके बनने से लेकर शाहरुख द्वारा खरीदे जाने तक हर दौर की एक कहानी है। आज हम आपको इसी घर की हिस्ट्री बताएंगे। अगर आपको यह बताया जाए कि शाहरुख के इस घर का एक हिटलर कनेक्शन भी है तो आप चौंक जाएंगे ना। हम भी चौंक गए थे रिसर्च के दौरान जब ऐसी एक हेडिंग दिखाई दी थी और आर्टिकल पढ़कर समझ आया कि दूर दराज का ही सही हिटलर का एक कनेक्शन इस घर के पुराने मालिकान से है तो सही। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, काफी लोगों को पता ही होगा और शाहरुख के फैंस को तो पक्का ही पता होगा कि मन्नत उन्होंने 2001 में खरीदा था। इससे पहले वो गौरी के साथ बांद्रा वेस्ट के एक फ्लैट में रहते थे। 3 BHK वाला ये सी फेसिंग फ्लैट कार्टर रोड के अमृत अपार्टमेंट्स में था। कहते हैं कि दिल्ली के बाशिंदे शाहरुख को फ्लैट सिस्टम न समझ आता था न पसंद आता था। दिल्ली में तो अमीरों के बंगले ही हुआ करते थे अमूमन, तो वो भी ऐसे किसी जगह की तलाश में थे जो उनकी अपनी मिल्कियत हो। फिर आया साल 1997। 1997 में फिल्म आई थी यस बॉस। शाहरुख बैंड स्टैंड पर इसके एक गाने की शूटिंग कर रहे थे। गाना था बस इतना सा ख्वाब है। कमाल की बात यह कि इस गाने के लिरिक्स जो कहते हैं वैसा कमोबेश शाहरुख की जिंदगी में हुआ भी। वो वाकई सारी दुनिया पर छा गए। बहरहाल इस गाने को सबसे शानदार टच दिया इस हकीकत ने कि इसमें मन्नत दिखाई देता है। एक सीन में शाहरुख एक पारसी जोड़ी की गाड़ी के बोनेट पर बैठे हैं और पीछे मन्नत दिखाई दे रहा है, जिसका तब का नाम विला वियना था। कहते हैं कि इस शूट के वक्त ही शाहरुख को यह विला पसंद आ गया था। लगभग 26,000 स्क्वायर फुट की ये शानदार प्रॉपर्टी खरीदने का उनका मन कराया, लेकिन उस वक्त पैसा नहीं था इतना। मतलब था, लेकिन इतना नहीं था कि बैंड स्टैंड जैसे प्राइम इलाके में इतनी शानदार इमारत खरीद सके। तो तब मन मारकर रहना पड़ा, लेकिन इसका ख्याल शाहरुख के मन से निकला नहीं। आने वाले 4 सालों में उन्होंने खूब पैसा कमाया। इस दौरान उनकी दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है और मोहब्बतें जैसी फिल्में रिलीज हुई। उन्होंने उन्हें स्टार बनाया, बड़ा स्टार बनाया। आखिरकार 2001 में उन्होंने लगभग 13.25 करोड़ की रकम चुकाकर लीज पर यह प्रॉपर्टी खरीद ली। इतना सा ख्वाब पूरा हो गया। जब हम मन्नत का इतिहास खंगालने बैठते हैं तो हमें एक नहीं 2 आइकॉनिक घरों की कहानी मिलती है और इसके तार राजे रजवाड़ों तक जा पहुंचते हैं। ये 2 घर थे, विला वियना जो कि बाद में मन्नत बना, और उसके बराबर में खड़ी एक दूसरी इमारत जिसका नाम था के की मंजिल। बहरहाल के की मंजिल और उसके हिटलर से जुड़े इतिहास की बात आगे। पहले विला वियना के बारे में जान लेते हैं। कई जगह प्रकाशित रिसर्च पेपर्स के अनुसार इसे बनाया था मंडी के 16वें राजा विजय सेन ने 19वीं सदी के आखिरी सालों में। उस वक्त का बॉम्बे आज की मुंबई की परछाई भी नहीं था। ना तो इतनी जनसंख्या थी, ना ही प्रॉपर्टी की मारामारी थी। तो बैंड स्टैंड जैसी खूबसूरत जगह पर राजा विजय सेन ने विला वियना खड़ा किया और अपनी पत्नी को गिफ्ट किया। विजय सेन की 1902 में मृत्यु हो गई। उसके बाद ये प्रॉपर्टी खरीदी एक पारसी सज्जन ने जिनका नाम था मानेक जी बाटलीवाला। यहीं से स्टोरी रोचक हो जाती है। मानेक जी बाटलीवाला ने विला वियना खरीद तो लिया, लेकिन ये कहानी मानेक जी बाटलीवाला की भी नहीं है, उनके नवासे की है। मानेक जी बाटलीवाला की एक बेटी थी, रोशन बाटलीवाला। उनकी शादी हुई मिनोशेर गांधी नाम के एक शख्स से। इन दोनों को एक संतान हुई। बेटे का कागजों पर नाम था कै खुशरू मिनोशेर गांधी, लेकिन ये बच्चा आगे चलकर कीकू गांधी के नाम से मशहूर हुआ। रोशन बाटलीवाला को विरासत में मिला विला वियना। रोशन के पति ने न सिर्फ विला वियना को संभाला, बल्कि उसके बराबर में मौजूद एक विशाल प्लॉट खरीदकर वहां एक आलीशान मैंशन बनाया। नाम रखा के की मंजिल।
अपने बेटे केकू गांधी के नाम पर। केकू गांधी कोई आम हस्ती नहीं है, इंडियन आर्ट्स के कदरदानों ने इनका नाम जरूर जरूर सुन रखा होगा। केकू गांधी महान आर्ट कलेक्टर थे, गैलरिस्ट थे और बड़े दिलवाले कलाकार थे जिनका इंडियन मॉडर्न आर्ट के प्रचार प्रसार में जबरदस्त योगदान है। ब्रीफ में उनकी कहानी जान लेते हैं। केकू गांधी के परिवार का तंबाकू का बिजनेस था। मुंबई में स्कूली पढ़ाई के बाद वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, वहां से आर्ट में दिलचस्पी लेकर लौटे। ये साल 1938 के आसपास का समय था। यूरोप में तनाव उफान पर था, खासतौर से यहूदी समुदाय के बीच दहशत का आलम था, क्योंकि जर्मनी में बैठा कोई हिटलर नाम का शख्स उनकी पूरी नस्ल मिटाने पर उतारू था। जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, हर जगह की ज्यू कम्युनिटी लिटरली मौत के साए में जी रही थी। ऐसे में वॉल्टर लैंगहैमर नाम का एक शख्स अपना मुल्क ऑस्ट्रिया छोड़कर मुंबई भाग आया। उसके विचार नाजी विरोधी थे और पत्नी यहूदी। ये कॉम्बिनेशन सीधे मौत को दावत थी। तो वॉल्टर लैंगहैमर ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया और मुंबई आ गए। मिस्टर लैंगहैमर एक शानदार पेंटर थे और कला की उनकी समझ शानदार थी। कुछ इसकी वजह से और कुछ अपने कनेक्शंस के दम पर वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर बन गए। यही वह वक्त था जब उनकी मुलाकात केकू गांधी से हुई और दोनों में तत्काल दोस्ती हो गई। दोनों दोस्त इंडियन मॉडर्न आर्ट के दीवाने थे और उसकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते थे। इसी दौरान इनसे एक तीसरा आदमी भी टकराया। इस आदमी का नाम था रॉजर वैन डैम, जो कि बेल्जियम से आया एक ट्रेडिशनल फ्रेम मेकर था। वॉल्टर की आर्ट नॉलेज और रॉजर की फ्रेम बनाने वाली कला को विस्तार देते हुए 1941 में केकू और उनके भाई रूसी गांधी ने एक फ्रेम बनाने वाली कंपनी ही खोल डाली। नाम रखा केमिकल मोल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो आगे चलकर सिर्फ केमोल्ड नाम से मशहूर हुई। लेकिन केकू सिर्फ बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो कला की सेवा करना चाहते थे। वो नए प्रतिभाशाली कलाकारों का आर्ट दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने कई कला प्रदर्शनियां लगाई, उन्हें फाइनेंस किया। टैलेंट की खोज में वो देश भर भटकते थे। एमएफ हुसैन जैसे कलाकारों के शुरुआती दिनों का सपोर्ट सिस्टम केकू गांधी ही थे। मुंबई में स्थित मशहूर जहांगीर आर्ट गैलरी के वजूद में आने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं के प्रयासों से भारत की पहली कमर्शियल आर्ट गैलरी शुरू हुई, जिसका नाम था गैलरी केमोल्ड। केकू गांधी जब तक रहे इंडियन मॉडर्न आर्ट को समर्पित रहे। उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। बहरहाल विला वियना और मन्नत पर लौटते हैं। विरासत में बढ़ता हुआ विला वियना केकू गांधी की बुआ के बच्चों के पास था, जिन्होंने की आखिरकार 90 के दशक की शुरुआत में उसे एक रियल एस्टेट फर्म को बेच डाला। ये फर्म एक ट्रस्ट द्वारा संचालित होती थी, जिसका नाम था भाई खुर्शीद भानु संजना ट्रस्ट। इसके ट्रस्टी नरीमन दुबाश नाम के एक सज्जन थे। 2001 में शाहरुख ने इन्हीं से खरीदा था विला वियना। यहाँ एक दिलचस्प बात का जिक्र लाजमी है। कहते हैं कि शाहरुख खान से पहले ये प्रॉपर्टी सलमान खान को ऑफर हुई थी। ट्रस्ट ने सलमान खान से कहा था कि वो इसको खरीद ले, लेकिन सलमान के पिता सलीम खान ने उन्हें सलाह दी कि इतना बड़ा घर करियर के इस दौर में खरीदना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है। तो उन्होंने ये घर नहीं खरीदा और सलमान ने रिजेक्ट की हुई एक और चीज शाहरुख की पहचान बन गई। एक इंटरव्यू में सलमान कह भी चुके हैं कि अगर वो बाजीगर कर लेते तो मन्नत आज उनका होता। क्या क्या है मन्नत में? इस वाले सेगमेंट में हम आपको मन्नत के ऐश्वर्य की डिटेल्स देकर बोर नहीं करेंगे। या तो ये सब आपको पहले से ही पता होगा या फिर एक क्लिक पर गूगल पर मिल जाएगा। जैसे कि मन्नत में दुनिया भर के आर्टिफैक्ट से सजा हुआ शानदार ड्राइंग रूम है, विजिबली आलीशान बेडरूम्स और गेस्ट रूम्स हैं, एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा के पोस्टर्स और अन्य आइटम से भरा हुआ बड़ा सा हॉल है, रूप बदलने वाला टेरेस है, वगैरह वगैरह। इससे ज्यादा डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी गूगल यूट्यूब करने पर, जहां सोफों की किस्म से लेकर मार्बल की वैरायटी तक सब जानकारी है। हमारा मकसद इस घर की लग्जरी का महिमा मंडन करना नहीं था, बल्कि इसका इतिहास बताना था। वो हमने कर दिया। मन्नत की पार्टियों में शिरकत कर चुके फिल्म स्टार्स जाते तो शाहरुख की तारीफ करते हुए हैं, लेकिन वापसी में घर की तारीफ ज्यादा कर रहे होते हैं। मन्नत की 2024 में एस्टिमेटेड वैल्यू है 200 करोड़ रुपए। एक अकेले घर की कीमत बेवजह नहीं है, साधारण नहीं है ये घर, ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आपकी सलाह है और आपके सुझाव भी हमें भेजते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी और के ख्वाब की और उसके पूरे होने की कहानी लेकर। बाय बाय।